अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है नेक पेन। नेक पेन क्या है, इसकी तशख़ीस किस तरह से की जाती है और इसका इलाज क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर ऑज़विन गॉडफ्रे, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपसे ये पूछनी थी, सवाल का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगा जी कि गर्दन के दर्द की अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं या फील्ड्स हैं कि जिनके लोग गर्दन के दर्द में या गर्दन के दर्द का ज़्यादा शिकार होते हैं? जैसे आजकल जैसे हमारी कम्युनिटी है, जैसे यंग जनरेशन, अब मैं इनकी बात करूँ, नेक पेन जो है बेसिकली बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है। अगर हम यंग जनरेशन बात करें तो जैसे आजकल जो हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हमारी गर्दन जो है बिल्कुल नीचे झुकी होती है, तो 3-4 घंटे एक ही गलत पॉस्चर में बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी गर्दन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यही हम बात करें कि अगर ओल्ड एज में तो उनका कोई ऐसा कोई कंप्यूटर वर्क या मतलब ऐसा कोई जो 3-4 घंटे मुसलसल एक ही जगह पे बैठ के काम करना हो, या जैसे बाइक ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे रोड भी आजकल आपको पता है जैसे हैं, तो उस हवाले से ये हमारी गर्दन जो है ना बहुत नाजुक हिसास हिस्सा होता है जिस्म का, तो अगर हल्का सा भी कोई ऊपर नीचे जब झटका पड़े तो वो हमारी नेक पे बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर छोटी भी कोई मसला डिस्क हो तो वो इन चीज़ों को बढ़ा सकती है। तो कॉजेज़ तो इनकी जैसे नेक पेन की बहुत सारी हैं, जैसे कि गलत पॉस्चर में लेटना बैठना, अगर प्रोलॉन्ग अगर हमारा कोई काम है अगर वो कर रहे हैं एक ही पॉस्चर में तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कोई ऐसे ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई उसकी वजह से हो सकता है। ओल्ड एज, ये बीमारी ओल्ड एज में भी वक्त के साथ राइसेस अगर हम एहतियात ना करें स्टार्ट से तो ओल्ड एज में जाके ही हमारी चीज़ें वर्स हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये कि नेक पेन, हमारे पास मरीज़ ऐसे आते हैं जो कि नेक पेन ही कंप्लेन कर रहे हैं, और बेसिकली नेक पेन के साथ फिर वो जो वर्ड्स जो होती चीज़ वो होती है कि उनको हाथ में दर्द आने लग जाता है, कुछ मरीज़ों में कमज़ोरी आने लग जाती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि ज़्यादातर दो मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और सर्जिकल प्रोसीजर। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं कि इन दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है। जी, बेसिकली जो पहले जो हमारे पास मरीज़ जब आते हैं तो हम उनको पहले ये नहीं कि फ़ौरी तौर पे हम सर्जरी का बोलते हैं, तो क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हम उनको देखते हैं। जैसे अगर हम इनका कोई मरीज़ आता है हमारे पास नेक पेन के साथ आता है जिसकी हाथ में दर्द जा रहा होता है, तो उसका पहले हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। जैसे MRI हमारा जो होता है बहुत कॉमनली जो आजकल करवाते हैं हम, तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसमें ये हमें पता चल जाए कि किस नौयत की नस दबी हुई है, तो उस हिसाब से फिर हम उनको इलाज बताते हैं। अगर तो बहुत मामूली सी है तो उसके अंदर हम ऐसा कुछ नहीं कि उनको हम फौरी तौर पे सर्जरी का एडवाइस करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि पहले आप फिजियोथेरेपी और पॉस्चर करेक्शन की तरफ जाएं, उसके अंदर फिर दवाइयाँ कुछ देते हैं ताकि वो, और इसका मोरलेस तकरीबन 2 to 3 वीक्स या 6 वीक्स तक भी हम इनको बोलते हैं कि कंजर्वेटिवली चलाएँ। लेकिन अगर सर्जरी हम उनको एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो उनको नेक में या हाथ में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो, या उनका ज़िंदगी मुतासर हो रही हो, जैसे कोई कमज़ोरी आ गई हो उनके हाथ पैर में, चलने फिरने में कमज़ोरी आ गई हो, तो तब फिर उनको हम सर्जरी का एडवाइस करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ जैसा कि आपने भी बताया MRI के हवाले से, तो क्या MRI के अलावा भी कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए नेक पेन को डायग्नोस किया जाए? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं करवा सकते हैं अगर कोई, लेकिन हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो आजकल मतलब ये है, अब तक का गोल्ड स्टैंडर्ड जो है MRI ही है। वैसे हम एक्सरे भी करा सकते हैं, CT स्कैन है, तो उसमें हमें पता चला वो उसमें देखते हैं हम, अगर फॉर एग्जांपल कोई हड्डी टूटी हुई है तो उसके लिए हम CT स्कैन कराएंगे, उसके लिए MRI अच्छा नहीं होता, उसके लिए हम CT स्कैन कराएंगे। या अगर गर्दन की हमें हरकत देखनी है कि कितनी ज़्यादा हरकत है एक जगह पे मोरे में, तो उसके लिए हम फिर एक्सरे उसके करवाते हैं, ताकि हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन में डायनामिक व्यूज़ में एक्सरे कराते हैं ताकि उससे पता चले कि गर्दन में कितनी हरकत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हरकत होगी जॉइंट्स की तरफ और अगर नस दब रही है तो वो मज़ीद और वर्स करेगी सिम्टम्स को हमारे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर देखा जाता है कि नेक पेन के जो पेशेंट्स हैं उनकी बाकी की जो बॉडी है, यानी गर्दन से नीचे का जो धड़ है, या तो जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर, यानी कि या तो कुछ हिस्से
या सारे ही हिस्से नमनेस का शिकार हो जाते हैं या दर्द का शिकार हो जाते हैं, तो आया कि ऐसा नॉर्मली होता है या ये सर्वाइकल की खासियत में शामिल है? जी मसला ये है कि जैसे हमारी जो ये समझें कि दिमाग है और दिमाग अलग है और नीचे हमारी बॉडी है, सही। तो हमारी जो बॉडी को कनेक्ट जो दिमाग से कर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब ये समझें कि एक पोल है और उसकी फिर तारें जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो पोल है ना, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर ये उस ऊपर लेवल पे डैमेज हो जाए या मतलब कोई नस दब रही हो, तो मतलब ये कि हमारे नीचे के सारे हिस्से काम करना कम कर देंगे। तो ये क्योंकि हमारे जो ब्रेन के सारे सिग्नल्स होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे हमारे जिस्म में जा रहे होते हैं, इवन के टोज तक, उंगलियों तक जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर ऊपर इस लेवल पे डैमेज हो जाए, कुछ नस दब रही हो, तो ऑब्वियसली बात है ये सारे जो हाथ में कमज़ोरी आने लग जाएगी। इसलिए जो है हम बहुत ही, अगर कोई भी ऐसा कोई लगता है कि अगर छोटी डिस्क है या मतलब बड़ी डिस्क है, तो इसको हल्के में नहीं लेना होता, क्योंकि इसको ये कि हमें जो इसको एग्रेसिवली ट्रीट करना होता है ताकि ये कि मरीज़ को फ़ायदा हो। अगर हम इसको लाइटली लेंगे या मरीज़ को हम ये बोलेंगे नहीं कुछ नहीं है, तो खुदा ना करेगा अगर कोई झटका पड़ेगा तो ये हाथ पैर में कमज़ोरी आने के चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बाइक राइडर्स के हवाले से ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, तो कई ऐसे आपने देखे होंगे रोड पर भी कि जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते या ज़्यादातर तो कतराते हैं कि यार पफ ना ख़राब हो जाए या कोई और इशू ना आ जाए। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल ना करना आपको गर्दन की इंजरी का किस हद तक शिकार कर सकता है? देखिए ये हेलमेट बनाए ही इसलिए कि हमारी सेफ्टी के लिए, और बाइक जो है राइड जो कि बहुत अच्छी आसान राइड है, जल्दी पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक में नहीं फंसना होता, लेकिन ये कि इसको एहतियात से चलाएं तो ये बेहतर है। अगर इसको ऐसे रफ़ राइडिंग करें और जंप्स पे चलाएं तो ये हमारी जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर, और स्पेशली हेलमेट ना अगर ना पहने तो उससे हेड इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। सर्वाइकल हमारा बहुत नाजुक हिस्सा होता है, क्योंकि बहुत हमारी सारी मूवमेंट गर्दन से ही होती है। तो खुदा न करे गलती से भी चोट लगे, गिर जाए इंसान, तो सबसे पहले हमारी गर्दन ही इफेक्ट होती है। तो इससे हेलमेट पहनने से एटलीस्ट हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाव हो सकता है, इसलिए हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ही लाजमी है अगर बाइक राइड करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से ज़रूर बात करें कि गैजेट्स का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और ख़ास तौर पर कई ऐसी गेम्स के जो बिलखुसूस बोल कर खेली जाती हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा बैठे रहना या कि पोस्चर में लेटे रहना कि जिसकी वजह से गर्दन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे, तो आप क्या समझते हैं कि इन गैजेट्स की वजह से हमारी नेक को कितना नुकसान पहुँच रहा है? अब एक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अगर हम एक ही पोस्चर में बैठे रहें तो वो हमारी गर्दन को नुकसान दे सकता है, क्योंकि हमारी एक जगह पोस्चर होंगे तो हमारे मसल्स खिंचेंगे, ठीक है, हमारे मसल स्पैज़म में आ जाएंगे। तो यही अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारी यंग जनरेशन है, आजकल यंग जनरेशन में जोड़ों के दर्द, गर्दन में दर्द ये क्यों हो रहे हैं? एक तो खाना पीना भी अच्छा नहीं है, सेकेंडली हम ये कि हमारी जो पहली लाइफस्टाइल होती थी कि जैसे हम खेलने कूदने बाहर जाते थे, अभी आजकल जो यंग जनरेशन वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे एक गलत पोस्चर में लेटी रहती, बैठी रहती है, तो उससे होता है कि हमारी जो है नेक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास जो आजकल मरीज़ आते हैं, कुछ यंग भी पेशेंट आते हैं कि भाई नेक पेन, हाथ सुन हो रहे हैं और जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आजकल जैसे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉमन बिकॉज ऑफ दीज गैजेट्स। तो ऐसा नहीं कि हम इसको इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल करें, लेकिन एक प्रॉपर पोस्चर इसका होता है कि तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे अगर 3-4 घंटे एक ही जगह पोस्चर बैठेंगे तो वो नॉर्मल सी बात है, हमारी हड्डियाँ हैं वो घिसती हैं एक दूसरे की जगह, और वो घिसेंगी तो फिर ये दर्द होंगे नसों में। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि कई लोग अवॉइड बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी वो अपने आप को भी जो है वो एक गाड़ी समझ लेते हैं कि यार अभी चलाओ अभी चलाओ अभी चलाओ। तो आप क्या समझते हैं कि नेक पेन को निगलेक्ट करते रहना आगे जाकर कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए बहुत नाजुक हिस्सा है हमारे जिस्म का, और इसको निगलेक्ट करना, किसी भी बीमारी को, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले ही अगर आपको कोई सिम्टम्स आपके जिस्म में महसूस हो रहे हैं तो आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को, उस शोबे के डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाए। वैसे ही हमारे गर्दन का भी है। गर्दन वो हम ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लाइटली लेते हैं कि भाई नहीं गर्दन में हल्की सी दर्द है, कोई मसला नहीं है, चला लेंगे, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। लेकिन ये कि आगे चल के ये नस अगर मज़ीद दबने लग जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये हमारा ऊपर का ऐसे गर्दन का ऐसा बहुत नाजुक होता है, ये इधर से हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल हो, खुदा ना करे अगर कोई झटका पड़ जाए, हमें क्योंकि पता नहीं है ना कि हम क्या चीज़ लेके बैठे हैं, तो इसका तशखीस करना अर्ली, जितना जल्दी कर सकें वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। तो आगे चल के ये चीज़ें नहीं हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई डिस्क है, बहुत बड़ी डिस्क है, तो वो इसको चला रहा हो मरीज़,
तो गलती से कोई झटका पड़ जाए तो उससे हो सकता है उसके हाथ पैरों की कमज़ोरी आ सकती है। फिर ये कि उसमें रिकवरी आना बहुत टाइम लगता है, जो बनस्बत के उस वक्त उसकी सर्जरी या उसको ट्रीटमेंट दिया जाए जब उसको इतने सिम्टम्स नहीं थे। ठीक, डॉक्टर साहब गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ यहीं से करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर ऑज़विन गॉडफ्रे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पोस्ट ऑप सर्जरी के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं कि जो नेक सर्जरी के पेशेंट को करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सर्जरी के बारे में बता दूँ इसकी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मरीज़ को नेक पेन है और उसको रेडिकुलोपैथी है, तो उसके अंदर कुछ जैसे सर्जरी है हमारी, जैसे हम एंटीरियर सर्वाइकल डिस्टेक्टमी और फ्यूजन, जो मोस्ट कॉमनली बहुत आसान प्रोसीजर है। अमूमन सर्जरी से लोग डरते हैं, लेकिन ये कि मैं आपको ये बताना अवेयरनेस देना चाहूँगा कि ये समझें कि हमारी फील्ड में सबसे ज़्यादा आसान सर्जरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सही है। तो इसका ये कि इसका फ़ायदा एक मरीज़ को ये होता है कि जो उसको दर्द हो रहा होता है हाथ में, वो फौरी तौर पे ऑपरेशन के बाद बेहतर हो जाता है। ऑपरेशन के बाद इसकी एहतियात यही होती है कि जैसे अगर मरीज़ को कोई फॉर एग्जांपल सर्जिकल कट है, तो उसके लिए कि उसको ड्रेसिंग करनी होगी ताकि ज़ख़म ख़राब ना हो। इनिशियली सबसे पहले यही होता है कि हमारा ज़ख़म जो है ना, जिस जगह पे सर्जरी हुई होती है वो ख़राब होने लग जाता है, तो उसकी ज़ख़म ख़राब ना हो उसके लिए हमें ताकि केयर उसकी करनी हो। सेकेंडली फिर जो कॉलर का इस्तेमाल करना होता है, कुछ अरसे तक कॉलर का इस्तेमाल करना होता है, ताकि ये कॉलर से ये होता है कि हमारी गर्दन जो है एक पॉस्चर में रहती है, ताकि रॉन्ग पॉस्चर में ना चले जाए। क्योंकि हमने ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर सर्जरी की होती है वहाँ पर थोड़ी सी हड्डी भी ली होती है, सब चीज़ें, तो उसको फ्यूज़ होने में, उसको जुड़ने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद देखिए हमारा पॉस्चर, अब जब रूटीन में, हम नॉर्मल रूटीन में आते हैं, तो उसके अंदर ये कि हमें अपने पॉस्चर का बहुत ख्याल रखना होता है। वो जो चीज़ें हम पहले कर रहे थे कि जैसे प्रोलॉन्ग सिटिंग, या मतलब एक ही जगह पे या कंप्यूटर वर्क करना, जो गर्दन को झुका के, तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि दोबारा भी हो सकती है कि एक बार एक जगह पे डिस्क हुई तो दूसरी जगह पे अगली बार दूसरी जगह पे डिस्क हो सकती है। तो ये आगे चल के हमें, और प्लस फिर ये कि जैसे हमें एक OPLL नाम की भी चीज़ होती है, जो कि हमारी लिगामेंट होता है, वो ऑसिफाइड हो जाता है, क्योंकि रॉन्ग पॉस्चर की वजह से ही वो हड्डी बन जाती है। तो फिर वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, उससे भी प्रिवेंट करने के लिए हमें पॉस्चर बड़ा ख्याल रखना होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम बहुत ज़्यादा आजकल तो खैर टर्म बहुत आम हो गई है, तो मैं चाहूँगा इसके हवाले से भी आप हमारे नाज़रीन को बताएं, विच इज़ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, या जिसे की होल सर्जरी भी कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गर्दन की यानी नेक की जो सर्जरीज़ हैं या नेक का जो दर्द है, उस हवाले से वो कितनी फ़ायदेमंद है? जो अगर फॉर एग्जांपल छोटी सी अगर जिसको मतलब एक डिस्क है जो कि इतना ज़्यादा सिवियर नहीं करती, तो उसमें तो हम फिलहाल कोई ऐसी चीज़ सर्जरी नहीं करते। लेकिन ये कि अगर लगता है कि सिवियर डिस्क है और एक तरफ की है, तो ये हाँ, ये ऐसी आजकल टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर हम बहुत छोटे से इंसिजन से एक जगह पे जाके सिर्फ उसी जगह को जहाँ से हमें नस दब रही है वो निकाल दें। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा जितना छोटा इंसिजन होगा, जितना छोटी सर्जरी होगी, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा मरीज़ को। मसल्स कम उनके कटेंगे, तो मसल, क्योंकि बेसिकली ऑपरेशन के बाद पेन मरीज़ को होता है इसलिए कि उसके मसल्स को काट के सब चीज़ें किया जाता है। तो उसकी वजह से जितना छोटा इंसिजन होगा, जितनी छोटी मिनिमली इन्वेसिव होगी, उतना ज़्यादा मरीज़ को फ़ायदा होता है। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, नेक पेन के हवाले से अगर ये बात की जाए कि अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सेल्फ़ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो एक बंदा अगर पेन किलर लिए जा रहा है और उसे चंद एक महीने या चंद एक साल हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि नेक के हवाले से ये कितना नुकसानदेह? नेक के हवाले से तो नुकसानदेह है ही, लेकिन ये कि अगर इतनी ज़्यादा पेन अरसे से ली जा रही है तो उससे मैदा भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्रॉनिक पेन की वजह से ये कि उस जगह पे जैसे अगर कंटिन्यूसली मेडिसिन ही ले रहा है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा और वो प्रोलॉन्ग चल रहा है, तो आगे चल के मरीज़ को उसके हाथ पैर कमज़ोर कर सकती है, पेशाब का कंट्रोल जा सकता है, जिस्म का हमारा नीचे का जो है धड़, उसकी कमज़ोरी हो सकती है। तो ये आगे चल के उनके एक हद तक मेडिसिन ली जा सकती है। उसके बाद ऑब्वियस बात है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं रिलीव हो रहे तो आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ता है। और सर्जरी ऐसे, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सर्जरी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये पहले होता था कि भाई पुराने ज़मानों में कि भाई इस चीज़ से कमज़ोरी हो जाती थी, लेकिन अब क्योंकि नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई, माइक्रोस्कोप, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, एंडोस्कोप, तो इन सब चीज़ों से हमारी जो पहले जो सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो इस हवाले से कि सर्जरी बेनिफिट है मरीज़ के लिए।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा, नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो कहते हैं कि जी बड़ा तकिया रखे बिना हमें नींद नहीं आती, या 2-3 तकिया रख के औरतें अगर डाइजेस्ट पढ़ती हैं या मोबाइल यूज़ करती हैं, या मर्द हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा तकिया अगर यूज़ करते हैं, तो आप हमारे देखने वालों को ये लाजमी बताइए कि ये कितना नुकसानदेह गर्दन के लिए। मेरे हिसाब से जो तकिया रखना चाहिए, एक ना बड़ा तकिया रखें ना छोटा तकिया। तकिया उसका साइज़ उतना होना चाहिए कि जिससे आपकी गर्दन का जो पॉस्चर है वो आपकी स्पाइन के साथ नॉर्मल हो। अगर गर्दन का तकिया बहुत बड़ा होगा तो वो गर्दन आपकी ऐसे बिल्कुल खिंची होगी रात के वक्त, तो ये सुबह जब उठेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये सारा ये मसल्स आपके स्पैज़म में होंगे, और बहुत अगर छोटा भी होगा तो दूसरी तरफ मसला हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक सर होगा। तो ऐसा तकिया होना चाहिए कि जिससे पूरी आपकी स्पाइन जो है ना एक लेवल में हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वरना तो अगर ये तकिया ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो ये अगर जितना कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो ये वही आगे चल के इनिशियली आपको मसला नहीं होगा, जब यंग होते हैं हम उनको उस वक्त मसला नहीं होता, लेकिन ये कि आगे चल के जब ओल्ड एज में जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो फिर ये आहिस्ते से दर्दें शुरू हो जाती हैं इनको। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जिसको भी ये सर्वाइकल रीजन में कोई इशू हो तो उसे बाजुओं का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारी नसें जो होती हैं गर्दन की वो हमारे हाथों की तरफ भी जाती हैं ना, ठीक। तो जिस जगह पे अगर फॉर एग्जांपल गर्दन में हमारी डिस्क है वो हमारे हाथ को दबाएगी, तो जिस लेवल पे जैसे हमारी वर्टिब्रेज होती हैं वो हमारे पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं और जो है 8 हमारी नसें हैं, तो अगर जिस लेवल पे वो नस दबेगी तो उस हवाले से उस जगह पे नस में दर्द आएगा। तो यही होता है कि डिस्क जहाँ पर निकलती है वो फिर उस हाथ में दर्द आएगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए कि जी सर्वाइकल रीजन जो है वो वैसे ही बड़ा मुतासर है, लेकिन कई एक ऐसे लोग हैं कि वो फिर भी उसी के साथ जो है वो मामलात को गुजारते रहते हैं, चलाते रहते हैं, या इवन पोस्ट ऑफ सर्जिकल की अगर बात की जाए तो उसमें भी कई लोगों को दर्द होता है लेकिन वो उसको चलाते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब किस कदर एक एहतियात है? मैं चाहूँगा कि आप एहतियाती तदाबीर के हवाले से लाजमी बताएँ, चाहे वो प्री ऑफ सर्जिकल या, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप न्यूरो सर्जन हैं सर, तो उस हवाले से कि अगर पहले दर्द हो रही हो ऑपरेट से पहले तो क्या एहतियात की जाए, और जब सर्जरी हो जाए फिर दर्द हो रही हो तब क्या एहतियात की जाए? देखें, अगर पहले ऑपरेशन से पहले सर्जरी में दर्द हो रही है तो उसके अंदर यही करते हैं कि पहले तो हम मरीज़ को पॉस्चर बताते हैं कि किस चीज़ में पॉस्चर प्रोलॉन्ग, जैसे अगर मोबाइल नीचे गर्दन पे यूज़ कर रहे हैं तो नीचे देख के इस्तेमाल नहीं करना, आई लेवल पे इस्तेमाल करना। कुछ पढ़ रहे हैं तो वो भी आई लेवल पे देख के, कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं तो आई लेवल, सब चीज़ें जो है हमारी गर्दन जो है ना सीधी होनी चाहिए किसी भी हवाले से। तो उससे होगा कि हमारी गर्दन अगर सीधी होगी तो हमारी नसें दबेंगी नहीं, तो ये होता है कि उससे हमारा काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। अगर लेकिन ये कि वो इस चीज़ से भी कंट्रोल नहीं हो रहा और सर्जरी की तरफ हम जाते हैं तो फिर सर्जरी के बाद यही है कि हमें कॉलर का इस्तेमाल करना होता है। कॉलर का इस्तेमाल कुछ 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करना होता है ऑपरेशन के बाद। प्लस फिर यही है कि जैसे कोई जो पहले प्रोटीन में हम काम कर रहे थे जिसकी वजह से यही मसला हुआ है, जैसे प्रोलॉन्ग सेटिंग या कंप्यूटर पे वर्क, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना होता है। जैसे बेसिकली सिंपल ये है कि हमारी गर्दन को जितना ज़्यादा कम स्ट्रेस मिलेगा ऑपरेशन के बाद उतना ही ज़्यादा उसको फ़ायदा है। सही है। अब जैसे कोई भारी वज़न उठा रहा है तो उसको ये कई चीज़ें नहीं उठानी पड़ेगी, मतलब ये चीज़ें उठाएगा तो कंटिन्यू ऑपरेशन के बाद भी तो और मसला हो जाएगा। अगर ये वो मोबाइल रॉन्ग पोस्चर में या गलत तरीके से बैठा है, लेटा है, तो वो अगर वो चीज़ें ऑपरेशन के बाद भी करेगा तो तब फिर से मसला हो सकता है। तो इसलिए हम ऑपरेशन के बाद मरीज़ को यही बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, जैसे फ़िलहाल बोलते हैं कि हमें नमाज़ फ़िलहाल बैठ के पढ़ें, ठीक है, और कब्ज़ खांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑपरेशन के बाद चीज़ें बढ़ा देती हैं। और वज़न नहीं उठाना, भारी सामान नहीं उठाना, पॉस्चर का ख्याल रखना है, तो ये सब, और कॉलर का इस्तेमाल करना है, फिजियोथेरेपी लाइटली फिजियोथेरेपी करनी है ऑपरेशन के बाद। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं ऑपरेशन के बाद मरीज़ को रिकवरी। ठीक। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम चूँकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ सवालात जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं उनको भी बीच में शामिल किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? ये एक्चुअली मैं बचपन की अगर मैं बात करूँ तो मेरा हॉस्पिटल जाना, आखन मेरे फादर आखन में काम करते थे, तो उधर हमारा ये कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा उनकी क्लिनिक होती थी, उधर उनके बहुत दोस्त थे जो न्यूरोसर्जरी में थे। उस वक्त तो खैर हमें इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि न्यूरोसर्जरी होती है, लेकिन ये कि उस जैसे हम जाते थे अपने अब्बा के साथ जाते थे तो उस जगह पे हम देखते थे, उनके दोस्तों से बातचीत करते थे, तो ये हमें एक मतलब मुझे बेसिकली ये फील हुआ कि भाई ये मुझे भी अगर मुझे न्यूज़ करनी हो, मेडिसिन में जाना हो तो मुझे न्यूरोसर्जरी का इंतखाब करना। तो हुआ ये कि जब हम पढ़ते हैं, मेडिसिन का पढ़ते हैं, तो एक चीज़ आपको फैसिनेट करती है,
तो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट, जैसे कोई मतलब किसी को दिल करते फैसिनेट कि भाई हाँ दिल की चल, मुझे हमेशा से बचपन से ब्रेन का बहुत शौक था। अच्छा। तो यही फिर हमने जब आप फील्ड हमने शुरू की, फिर हमने जब इस शोबे में आए तो फिर मेरा दिमाग बना ही इसलिए था कि भाई जब से मैंने अपना ग्रेजुएशन की तो उसमें मेरा दिमाग यही था कि मुझे आगे करना है तो न्यूरोसर्जरी ही करनी है। वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि असातिज़ा का रोल, असातिज़ा का किरदार एक बहुत अहमियत का हामिल है, तो मैं चाहूँगा कि आप चंद एक ऐसे असातिज़ा आपके कि जिनका आप तस्करा करना चाहें, और कोई एक उस्ताद ऐसे कि जिनका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहें। असातिज़ा में मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, जैसे मेरे मेंटोर भी मैं उनको कहता हूँ, मेरे डॉक्टर यासिर हैं, जिन्होंने मुझे जब मैं अपनी फील्ड में इस न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर यासिर लियाकत नेशनल वाले? जी डॉक्टर लियाकत नेशनल वाले डॉक्टर उज़ैर हैं, ये मेरे सीनियर्स थे, इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। और उस्तादों में अगर मैं नाम लूँ तो जिन्होंने मुझे सर्जरी सिखाई है करना अब जिस जगह पे मैं हूँ, तो वो डॉक्टर सादत खान है, डॉक्टर बदर उजैन है, ये जो है मेरे बहुत ज़्यादा ख़ास अजीज़। डॉक्टर साद बिन अख्तर? जी डॉक्टर साद अख्तर खान जो अच्छा। आप में होते हैं लियाकत नेशनल। अच्छा तो वो हैं, और ये दो इन दोनों का मैं कहूँगा ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे जो आज मैं हूँ एज अ सर्जन, इनकी वजह से, इनकी बदौलत, और मेरे जो खास दोस्त हैं ये। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मरीज़ का वाक़या कि जो दिल पर एक छाप छोड़ गया हो? सर्वाइकल का तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये कि एक ब्रेन ट्यूमर था जो कि मतलब हम अमूमन समझते हैं कि भाई ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं मतलब निकल जाते, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ कॉमन है, किसी एक लेमैन के लिए तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि भाई ब्रेन दिमाग में ट्यूमर है, लेकिन वो ऐसा ट्यूमर था कि जो कि मतलब कोई भी बोले कि हाँ ये तो आराम से निकल जाएगा। तो वो खैर हमने सर्जरी की, उसके अंदर तकरीबन 4-5 घंटे लगे हमें, और मुकम्मल तौर पे निकाल दिया, तकरीबन निकाल दिया। लेकिन अब हुआ ये कि ऑपरेशन के बाद, क्योंकि हमारा यही होता है कि डर यही लगा रहता है कि मरीज़ जागेगा कहीं, तो खैर मरीज़ जाग भी गया। तो लेकिन ये कि फिर उसके बाद ये कि आईसीयू में गया और उसने एस्पिरेट कर लिया, और फिर इवेंचुअली मरीज़ की एक्सपायरी हो गई। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो फील्ड है ना बहुत, इसके अंदर कभी अगर हम इतनी लॉन्ग सर्जरी करें और उसका आउटकम ना निकले तो वो थोड़ी डिप्रेसिंग होती है। तो ये मुझे थोड़ा सा वो एक था कि मेरे दिल पे ये था कि यार हमने इतनी मेहनत की और फिर आउटकम फिर एक मरीज़ ऐसे चले गया एस्पिरेशन की वजह से, तो वो थोड़ा सा एक दिल पे ना है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। अब जो कि टॉपिक यही है कि नेक पेन के हवाले से, तो इसी हवाले से मैं बोलूँगा कि एक तो अगर कोई जो ट्रैवलिंग कर रहा है, बाइक पे ट्रैवल कर रहा है, तो हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि ये चीज़ हमें सेफ्टी के साथ साथ हमारी गर्दन को भी ख्याल, इवन के ब्रेन को भी और हमारे गर्दन को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और बाइक ज़रा काइंडली जो है ना बहुत एहतियात से चलाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना हमारी आगे चल के मसले का बाइस बनती हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर ऑज़विन गॉडफ्रे, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, मेरा एक इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।